दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं मयंक त्रिपाठी एचएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समास। हम लोग देखेंगे समास क्या है, समास के कितने प्रकार हैं, और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लेखपाल, टीटी, सुपर टेट या कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जैसे यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो या एसआई का, यहाँ पे आपको हर विषय में बराबर वेटेज मिलता है। और हिंदी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप जीएस पढ़ते हैं या गणित पढ़ते हैं इन एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो गया तो वहां पे हिंदी का वेटेज उतना ही आपको मिलेगा जितना आप मैथ या रीजनिंग में देते हैं। तो हिंदी इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि समास क्या है, ठीक, समास के कितने प्रकार हैं ये भी देखेंगे। समास और संधि में अंतर देखेंगे, क्योंकि मैंने जब संधि पढ़ा रहा था तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जब समास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि समास और संधि में अंतर क्या होता है, क्योंकि अब आप पूर्णतया संधि को समझ चुके हैं, ठीक है। आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप संधि बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं वो लोग हमें मैसेज करके बता रहे हैं, कमेंट में बता रहे हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, ठीक है। और हम लोग देखेंगे समास कैसे पहचाने। समास पहचानने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और वो बात हमें पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत होती है आपको। तो वो सारे डाउट आपके दूर होंगे समाज से रिलेटेड। आपको जहां पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही सबसे बड़ा खेल होता है। कभी वही चीज आपकी द्विगु समास हो जाती है, कभी वही चीज कर्मधारय समास हो जाता है, कभी बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो आपका ये सारा डाउट मैं क्लियर करूंगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर बताऊंगा। देखिए, मैं इसकी स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें इन दोनों को मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ, इनमें अंतर बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको अंतर समझने की जरूरत है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या होता है, ये अगर आप स्पेशल रूप से ये इस क्लास के बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। अभी मैं सारे प्रकार बताऊंगा, उनको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो हम लोग ये सब देखने वाले हैं। और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जगह की कमी थी यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं लिख पाया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से समास बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से समास बनता है, समझ गए आप। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो और उससे एक सार्थक शब्द बने। सार्थक शब्द मतलब समझते हैं, जैसे महान है जो पुरुष, यहाँ पे दो शब्द हैं महान और पुरुष, तो उसको वो मिलके बन गया है महापुरुष, ठीक है। तो दो शब्द मिलके एक सार्थक शब्द बना है महापुरुष। और मैं आपको अगला उदाहरण देता हूं यहीं पर। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, राम स्कूल को अगर आप मिला देंगे तो राम स्कूल, ये भाई कोई सार्थक शब्द तो बना नहीं। और यहाँ पे महान और पुरुष मिलके क्या बन गए, महापुरुष बन गए। ऐसे ही नवयुवक में क्या होगा, नव है जो युवक। ऐसे ही नीलकमल में क्या होगा, नील है जो कमल। समझ रहे हैं आप कि यहां से एक सार्थक शब्द बनना है। लेकिन राम स्कूल जाता है, वे राम स्कूल आप जोड़ भी देंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं बन पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा बता दी, यानी कि समास समझा दिया और कुछ उदाहरण दे दिए। जैसे महान है जो पुरुष का महापुरुष हो जाएगा। ये कैसे होगा, किस नियम से होगा, समास का कौन सा प्रकार है, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको समास समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे यहाँ पे शब्द मिलेंगे, यहाँ पे शब्द मिलते हैं ना कि वर्ण। अभी मैं अंतर बताऊंगा, संधि और समास में अंतर बताऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि इन दोनों संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो उसके पहले देख लेते हैं इसमें पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि समास का पूरा खेल पूर्व पद और उत्तर पद पे ही टिका है, ठीक है।
तो मैं बता रहा हूं जैसे महापुरुष है, महा और पुरुष, तो महा क्या हो गया, ये पहला पद हो गया इस शब्द का, ये पहला महा हो गया पहला पद और पुरुष हो गया दूसरा पद। जैसे ये पहला पद ये दूसरा पद, दोनों पद मिल गए तो एक शब्द बन गया। तो ये जो पहला पद होगा महा, इसे कहेंगे पूर्व पद, इसे क्या कहेंगे, पूर्व पद। और पुरुष क्या हो जाएगा, उत्तर पद। यानी कि जो दूसरा पद होगा उसे कहेंगे, पहले पद को कहेंगे पूर्व पद और दूसरे पद को कहेंगे उत्तर पद। ऐसे ही नवयुवक में क्या होगा, आप बताइए, जो पहला पद है नव, ये क्या होगा, पूर्व पद, और जो दूसरा पद है युवक, ये होगा उत्तर पद। ठीक, समझ गए आप। तो ये आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये परीक्षा में आया हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से आप लोगों को फंसाया, इस एग्जामिनर ने आप लोगों को फंसा दिया था, आप लोग परेशान हो गए थे। तो वो उदाहरण मैं लेके आया हूं आपके पास। ठीक है, दशानन का समास विग्रह होगा दशानन का समास विग्रह होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया 10 है जिसके आनन, एक दिया 10 है जिसके मुख, और एक दिया 10 है जिसके सिर। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी बात समास में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ। तो दशानन का समास विग्रह आपसे पूछा गया, 3 ऑप्शन दिए गए। तो अब आप कह सकते हैं कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। आपको लग रहा होगा क्योंकि दशानन यानी कि 10 है जिसके आनन, अर्थात रावण की बात हो रही है। तो आनन का मतलब होता है मुख। तब आप जब आप मुख जान जाएंगे तो कहेंगे ना भाई ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, जब आनन का मतलब आप जान गए कि आनन का मतलब होता है मुख, तो रावण के 10 मुखों की बात कर रहा है, इसलिए आप ये वाला भी सही कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए एक बात कि जिस शब्द का समास विग्रह होने वाला हो या करने वाले हो आप, वहां पे उन्हीं शब्दों का समास विग्रह होता है, ना कि उसके अर्थ का। आपको ये बात याद रखनी है कि आनन के अर्थ का विग्रह नहीं हो रहा है, यहाँ पे दशानन का समास विग्रह हो रहा है। तो ये वाला सही होगा, 10 है जिसके आनन, ये वाला सही हो जाएगा, और ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। मतलब आपको अर्थ नहीं बताना है, वहां पे आप अर्थ बताने नहीं जा रहे हैं समास में। समास में आप उसका विच्छेद करेंगे, और विच्छेद कैसे होगा कि इन्हीं को आप तोड़ देंगे कि 10 है जिसके आनन, ये दशानन का समास विग्रह हो गया। ठीक है, यानी कि ये आनन नहीं बदलेगा कि इसका अर्थ निकाल के आप मुख कर दे, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये आपको फंसाने के लिए ऐसे दे दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे अर्थ नहीं बदलना। एक उदाहरण और मैं देता हूं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने नील कमल, मतलब नील मतलब क्या होता है, नील है जो कमल, नील है जो कमल, इसका समास विग्रह होगा नील है जो कमल। लेकिन यहां पे आप ऐसे नहीं कहेंगे नीला है जो कमल, ऐसे नहीं कहेंगे। नील से ही नीले की नील से उत्पत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे नील है जो कमल। समझ रहे हैं आप अपने मन से ये नहीं कि नीला कर देंगे, नीला है जो कमल। जैसे नील गगन या नील आकाश, तो आप कहेंगे नील है जो आकाश, नील है जो गगन। ठीक है, तो नीला नहीं कहेंगे आप, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो समास में दिया हो आप वही विग्रह करेंगे, उसका अर्थ आप नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप समझ रहे हैं, ऐसे फंसाने वाले ऑप्शन देता है, आपसे गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल सावधान रहना है जब समास विग्रह की बात हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही सरल आपको लगता है, और एग्जामिनर सरल के चक्कर में आपको इस तरीके का ऑप्शन दे देता है जिससे आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे समास समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने के लिए या सिर्फ रटने के लिए पर देख रहे हैं तो मत देखिए। आपको यहाँ पे मैं समझाने के लिए क्लास दे रहा हूँ कि समास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, नियम याद करेंगे, प्रकार याद करेंगे, रटी रटाई परिभाषा, रटे रटाई उदाहरण याद करेंगे, तो फिर आप एग्जाम्स में भूल सकते हैं। एग्जाम्स में क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको कितने उदाहरण बता दूंगा,
मेरा पोट भर जाएगा, बस मैं खत्म कर दूंगा। यानी कि अगर मैं कर्मधारय समास बता रहा हूं तो यहां से यहां तक लिख दूंगा, बस उदाहरण। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, मेरे द्वारा बताई गई बात समझ गए, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं रटवाना बिल्कुल नहीं चाहता, आपको समझाना चाहता हूं। और अगर आप मेरे समझाई गई बात समझ गए तो फिर आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार सीख लेंगे, आप हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पूर्व पद, उत्तर पद, और यहाँ पे ये देख लिया समास विग्रह में आपको ध्यान क्या रखना है। अब हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद देख चुके हैं। पूर्व पद और उत्तर पद मिलके, इन दोनों से मिलके बनता है समस्त पद। जैसे इससे मिलके पूर्व पद और उत्तर पद मिलके क्या बना, महापुरुष, और इसे ही कहेंगे समस्त पद। ठीक, आपको ये भी बात पता चल गई। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब समास पढ़ाऊंगा तो समास और संधि में अंतर बताऊंगा, और इसी के बाद हम लोग देखेंगे समास के कितने प्रकार होते हैं, और फिर समास के एक एक प्रकार का वर्णन करते हैं हम करेंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, जब मैंने आपको संधि बताया था तब मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और जब मैं आपको समास बता रहा हूं तो बता रहा हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से समास बनता है। वहां पे वर्ण मिल रहे थे, संधि में वर्ण मिल रहे थे, और समास में क्या होता है, शब्द मिलते हैं और सार्थक शब्द बनता है, और संधि में वर्ण मिलते हैं। तो आपको यही डिफरेंस याद रखना है कि संधि में वर्ण और समास में शब्द। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट कि संधि में क्या होता है, समास में क्या होता है। ठीक, तो आपको ये एकदम क्लियर करके रखना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समास मतलब शब्द का संयोग होगा, यानी कि मिलेंगे, और संधि में वर्ण मिलेंगे, वर्ण मिलके नया विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जैसे कोई बड़ा हो गया तो एक छोटा शब्द बन जाता है, यानी कि यहां से हम लोग कहाँ पहुंच गए, महापुरुष में पहुंच गए। महान है जो पुरुष, इसको समेट के हमने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, महापुरुष कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये समास हो गया। संधि में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक शब्द मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, शरणागत, यानी कि शरण को आगत। यहाँ पे शरण को आगत ही कहेंगे, क्योंकि भाषा कैसे प्रयुक्त हो रही है, गत। तो आप ये नहीं कहेंगे शरण को आने वाला, यहाँ पे एक ऑप्शन और आ सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको जो शब्द में दिया गया है उसी का समास विग्रह करना है। अगर आप कुछ और करते हैं तो गलत कर देंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि शरण को आगत ही शरणागत होगा। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत होगा, यह नहीं होगा कि शरण को आने वाला। ऐसे भाषा बदल सकता है, और ये भी ऑप्शन में देगा, तो आपको आगत ही, शरण को आगत ही सही करना है। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शरण धन आगत। यहाँ पे होगा शरण धन आगत, संधि विच्छेद अगर करेंगे तो। और समास विग्रह करेंगे तो शरण को आगत। यहाँ पे समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे ये वर्ण मिल रहे हैं, ये यहाँ पे आप आ रहा है, के बाद आ रहा है, स्वर छिपा है, और यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो ये दोनों मिलके, जब मैंने आपको संधि बताया था तो दीर्घ संधि में आपको बहुत अच्छे समझाया था कि ये दोनों मिलके बड़ा आ बन जाते हैं। ठीक, तो हो जाएगा शरणागत, ये हो जाएगा। तो संधि में इन दोनों का मेल होता है, यानी कि वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है कि शब्दों का मेल होता है। यहाँ पे ये दो शब्द, ये दोनों मिल गए, शरणागत हो गया। ठीक, ऐसे ही यथार्थ में क्या इसका मतलब हुआ, अर्थ के अनुसार। ठीक, यानी कि यथाधन अर्थ, यथाधन अर्थ, यहां भी दीर्घ संधि होगा, क्योंकि ये बड़ा आ है और ये छोटा आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ, और यथाधन अर्थ मिलके क्या बन गया, यथार्थ बन गया। तो ये संधि हो गई और ये समास विग्रह हो गया। ठीक, समझ रहे हैं आप, ये संधि विच्छेद हो गया यथार्थ का, और ये समास विग्रह हो गया। तो दोनों में अंतर यही है कि ये दोनों शब्द, ये शब्द दोनों जुड़ गए तो यथार्थ बन गया। ठीक, और यहाँ पे ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनके वर्ण जुड़े हैं, वर्ण जुड़ के आपकी संधि बनाते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले आपको बता दूं,
यदि इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक देता हूं और वहां पे आप लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रश्न हो समाज से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड कहीं से भी, तो आप डायरेक्ट ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं वहां पे आपको समय मिलते ही उत्तर दूंगा, ठीक है। और इसका क्लास नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। मेरा हो गया समास क्या है, समास कितने प्रकार है ये देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। समास और संधि में अंतर भी हो गया और यहाँ पे अभी बताएंगे समास कैसे पहचाने। जब आपको प्रकार बताएंगे उसी में बताया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि समास के कितने प्रकार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समास के 6 प्रकार हैं। हिंदी में समास को 6 प्रकारों में बांटा गया है। परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि समास के कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे समास के 6 भेद हैं। तो इस टाइप से प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। चलिए देख लेते हैं वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और मैंने तत्पुरुष के 2 भेद कर दिए, जबकि मैंने इनकी नंबरिंग 4 के बाद 5 और 6 में रखी। इसका ये मतलब हुआ कि जो तत्पुरुष के गुण होंगे, जो लक्षण तत्पुरुष में होंगे वही कर्मधारय और द्विगु में होंगे, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ समानता तत्पुरुष से है इनमें, इसीलिए मैंने इनको एक ही बना दिया, एक तरीके से आप मान सकते हो, जबकि ये 6 प्रकार अलग अलग हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष का कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो मैं आपको अभी पूर्व पद और उत्तर पद बता रहा था। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा ये आप लिख भी सकते हैं या समझ ही ले कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक। और ये मैंने आपको अलग लिख के इस वजह से बताया कि मैं आपको यहाँ पहले बता दूं कि कहाँ पे कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है, ठीक। ये मैं आपको बता दूं यहाँ, फिर हम लोग एक एक करके क्रम से देखेंगे। और आप यकीन मानिए आपको समास एकदम आप हवा में कर देंगे, ऐसे देखते ही 2 सेकंड में कर देंगे समास, कोई डाउट ही नहीं बचेगा आपको। बस आप ये थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद जब हम डिटेल से इनको बताएंगे तब आपको मजा आएगा। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें अव्ययी भाव में पूर्व पद और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे देखेंगे द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अभी तक आपने देखा कि पूर्व पद प्रधान, फिर देखा उत्तर पद प्रधान, ठीक। पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। तो आप ये दोनों देख चुके। अब एक नई कंडीशन है क्या, यहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक। और बहुव्रीहि में क्या होगा, यहाँ पे कोई तीसरा पद ही प्रधान होगा, यानी कि ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा। जब बहुव्रीहि समास आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि दोनों शब्दों से कोई नया शब्द बनना है। जैसे दशानन, तो दशानन मतलब 10 आनन है जिसके, ठीक, 10 है आनंद जिसके, ये होगा इसका शुद्ध समास विग्रह। 10 है आनंद जिसके, तो किसके हैं 10 आनंद, यानी कि किसके मुख 10 किसके हैं मुख, तब आप बताएंगे रावण के। जब रावण 10 मुख वाला है तो इसीलिए मतलब कि 10 आनंद से अर्थ क्या निकल रहा है, रावण, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। तो रावण कोई तीसरा ही आपका अर्थ दे रहा है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा, दोनों के अलावा कोई तीसरा ही प्रधान होता है, ठीक। यहाँ पे कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, ये हो गया, ठीक। तो आप समझ गए। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अव्ययी भाव में पूर्व पद तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा ही प्रधान होता है, ठीक। अब मैं आपको इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाऊंगा जिसमें आपको अंतर भी पता चले और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक है।